हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। हम पढ़ रहे थे स्ट्रेस क्या होता है, ये पढ़ा। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्सेस में डिफॉर्मिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स की हमने बात करी। तो हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का यूनिट, डायमेंशनल फार्मूला, ये सब कर लिया। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम आते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। सबसे पहले किस पर आते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस। और दूसरे नंबर पर हम किस में आएंगे? बोलो शाबाश। टेंजेंशियल स्ट्रेस के। किस पर? टेंजेंशियल स्ट्रेस को शियर स्ट्रेस भी कह सकते हैं। टेंजेंशियल स्ट्रेस को क्या कह सकते हैं? शियर स्ट्रेस भी कह सकते हैं। अब हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस क्या है ये देखना है। क्लियर? नॉर्मल का जो यहाँ पर मीनिंग है बेटे, नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर डायरेक्शन। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी यहाँ पर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं अगर वो बॉडी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहे हो तो जो स्ट्रेस का टाइप है वो नॉर्मल स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस टाइप क्या होगा? नॉर्मल स्ट्रेस होगा। इफ फोर्सेस आर acting in perpendicular direction to the surface or body, then stress is called normal stress. Then stress is called normal stress का भी फार्मूला वही रहेगा बेटे, फोर्स अपॉन एरिया। बस यहाँ पर सिर्फ हमने ये देखना है कि जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन से लग रही है। फोर्स किस डायरेक्शन से लग रही है। क्लियर? जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक बॉल है, बॉल, ठीक है, किसी भी प्रकार की, जैसे फुटबॉल टाइप, बास्केटबॉल टाइप। जब हम इसको प्रेस करते हैं, दबाते हैं, ऐसे दोनों तरफ से जब हम दबाएंगे, इधर से फोर्स लगाएंगे, इधर से फोर्स लगाएंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से शेप ले लेंगे, लाइक दिस। यहाँ से बीच में बम इनवर्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये जो फोर्स लग रहे थे ये सरफेस के क्या लग रहे थे बेटे? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहे थे। सरफेस के क्या लग रहे थे? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहे थे। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स है? जो फोर्स इज नॉर्मल डायरेक्शन में लग रही है, इसलिए स्ट्रेस कौन सा है? नॉर्मल स्ट्रेस है। बोलो बेटे, कोई डाउट है किसी बच्चे को? नॉर्मल स्ट्रेस का फार्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। नॉर्मल स्ट्रेस का फार्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। फार्मूला वही रहेगा, नो डाउट। नॉर्मल स्ट्रेस के और भी कोई एग्जांपल, जैसे कल भी हमने बात की थी। सपोज करते हैं कि हमने यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल शेप की कोई बॉडी को हैंग कर रखा है जो कि रिजिड नहीं है, मतलब उसका जो लेंथ है वो बढ़ सकता है या कम हो सकता है सपोज। और अगर हम यहाँ पर इसका एक वेट कोई mg इसके ऊपर लगा दें, कोई एक बॉडी जिसका मास कुछ m है उसका वेट mg नीचे की तरफ लगेगा, उसकी वजह से इसका जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसलिए यहाँ भी जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कौन सा होगा? नॉर्मल स्ट्रेस होगा। सिमिलरली अगर हम टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात करें तो टेंजेंशियल स्ट्रेस में क्या है? सपोज दिस इज ए ब्लॉक and this block is fixed from this face। ये वाला फेस फिक्स किया हुआ है। अगर हम यहाँ पर फोर्स लगाएं टेंजेंट की डायरेक्शन में तो ये जो ब्लॉक है इसके जो फेसेस हैं ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। सही है और नो? लाइक दिस। तो इसमें शियर स्ट्रेस आ जाएगा। यहाँ पर जो स्ट्रेस कौन सा होगा बेटे? शियर स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि जो फोर्सेस लग रहे हैं वो टेंजेंट की डायरेक्शन में लग रहे हैं। फोर्सेस किस डायरेक्शन में लग रहे हैं? टेंजेंट की डायरेक्शन में, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो स्ट्रेन आएगा यानी जो चेंज आएगा वो भी टेंजेंट की डायरेक्शन में आएगा। वो भी किस डायरेक्शन में आएगा? अगर हम इस ब्लॉक को नीचे से हटा दें, यहां से फिक्स ना करें और यहां पर कोई फोर्स लगाएं तो नॉर्मल फोर्स है। तो कौन सा फोर्स है? नॉर्मल फोर्स है। नीचे से हमने फिक्स कर दिया और टेंजेंट की डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो स्ट्रेस कौन सा आ जाएगा? टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस आ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा बेटे? इफ फोर्सेस are acting on the body along the tangent and shear strain is produced
then the stress is called tangential stress. Then the stress is called tangential stress. या ये जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर कहेंगे shear strain is produced. shear strain तक अभी तक एक्चुअली हम theoretically तो पहुंचे ही नहीं, तो हम सिर्फ ये भी कह सकते हैं कि forces are acting on the body in the tangent direction. Then the stress developed. Then the stress developed will be tangential stress along the tangent. Then the stress developed. Then the stress developed is called tangential stress. बोलो बच्चे कोई दिक्कत है तो बताइए. नो सर. ठीक है. तो ये आपके पास टेंजेंशियल स्ट्रेस है. इज इट फाइन टू यू ऑल? यस सर. ठीक है. जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एक फिक्स सपोर्ट है, ठीक है. इस फिक्स सपोर्ट में यहाँ पर अगर हम कोई एक बॉडी हैंग करते हैं और इसकी वजह से एक मास, कोई मास यहाँ पर हैंग करते हैं m, उसकी वजह से mg वेट नीचे की तरफ लगेगा, तो ये जो बॉडी है ये इस प्रकार से अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो यहाँ पे ये जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो कौन सा स्ट्रेस है बच्चों? शियर स्ट्रेस है या टेंजेंशियल स्ट्रेस है? बोलो कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? तो दो टाइप के स्ट्रेस हमारे पास होंगे, नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस. और दोनों ही स्ट्रेस की यूनिट और डायमेंशन में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो टाइप है वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन की वजह से हम अलग अलग बता रहे हैं. सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? फोर्स की डायरेक्शन. फोर्स की डायरेक्शन की वजह से. अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं बच्चों. नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेन. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्ट्रेन. अब स्ट्रेन क्या चीज है? स्ट्रेन का मतलब है बच्चों किसी फोर्स के लगने की वजह से या किसी स्ट्रेस की वजह से बॉडी के डायमेंशंस में चेंज होना. बॉडी के डायमेंशंस में चेंज होना. कोई दिक्कत? अब कैसे? जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक बॉडी है, कोई वायर है सपोज, और इस वायर के यहाँ पर हमने एक मास लगा दिया m, हैंग कर दिया, मास को लटका दिया, तो इसकी वजह से इसका जो वेट है वो किधर लगेगा बेटे? mg नीचे की तरफ लगेगा. सपोज करते हैं कि इस कारण से इसका जो लेंथ है वो कुछ बढ़ जाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ कम हो जाएगा इसका. मान लेते हैं कि लेंथ इसका इतना बढ़ गया डेल्टा है, तो इसकी लेंथ में चेंज आ गया. हाँ या ना बोलो बच्चों? ठीक है. इसी प्रकार से हमारे पास गुब्बारा होता है. गुब्बारा बर्थडे के ऊपर आप बच्चे गुब्बारे फुला के लगाते हो ना करते हैं, तो ये गुब्बारा कुछ इस प्रकार की शेप में है. आप इसमें और एयर ब्लो करेंगे और ज्यादा हवा इसके अंदर डालेंगे तो इट्स साइज विल बी मोर बिग. सही है सुनो? ठीक है. तो यहाँ पर क्या आया बच्चों? इसके वॉल्यूम में चेंज आया. क्या आया? वॉल्यूम में चेंज आया. जब आपने शियर स्ट्रेस लगाया था अभी, जो क्यूब का हमने डायग्राम देखा, उसके अंदर क्या हुआ? फेज शिफ्टिंग हुई. ठीक है. इसमें क्या हुआ था? फेज शिफ्टिंग, यानी टेंजेंट की डायरेक्शन में चेंज आया. तो इस प्रकार से जो भी चेंज आ रहा है उसे रिलेटिव चेंज को स्ट्रेन बोलते हैं. रिलेटिव चेंज को क्या बोलते हैं? स्ट्रेन. या फ्रैक्शनल चेंज को. रिलेटिव या फ्रैक्शनल वर्ड से मेरा क्या मीनिंग है ये समझिए. जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 100 रुपीज है. कितने रुपीज है? 100. उसमें से 2 रुपए गुम हो गए. कितने गुम हो गए? 2 रुपए. तो रिलेटिव चेंज कितना आया? चेंज कितना आया? 2. रिलेटिव चेंज कितना आया? 2/100. रिलेटिव चेंज कितना आया? 2/100. तो रिलेटिव या फ्रैक्शन की जब हम बात करते हैं तो जो चेंज आया डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल था, डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल था, यानी ओरिजिनल के कंपैरिजन में चेंज कितना आ रहा है उसे हम रिलेटिव चेंज कहते हैं या फ्रैक्शनल चेंज कहते हैं. क्लियर हुआ? यस सर. उसी को स्ट्रेन कहते हैं. फ्रैक्शनल चेंज जो है उसे को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन. एनी डाउट टू एनीबॉडी? तो ये स्ट्रेन किस किस में हो सकता है? लेंथ में हो सकता है, वॉल्यूम में हो सकता है, फेज शिफ्टिंग में हो सकता है. कोई डाउट है किसी बच्चे को? तो हम बात करते हैं कि स्ट्रेन क्या होता है. इट इज द फ्रैक्शनल चेंज. इट इज द फ्रैक्शनल चेंज. फ्रैक्शनल की जगह रिलेटिव भी कह सकते हैं आप. रिलेटिव चेंज प्रोड्यूस्ड in the dimensions of a body, in the dimensions of a body due to
इसकी वजह से बोलो बच्चे, ड्यू टू अप्लाइड स्ट्रेस, ड्यू टू अप्लाइड स्ट्रेस। जो हमने स्ट्रेस अप्लाई किया, एक्चुअल में अप्लाई तो हम डिफॉर्मिंग फोर्स करते हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस उसके अंदर डेवलप हो जाता है, लेकिन हम यहाँ अप्लाइड स्ट्रेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम फोर्सेस लगा रहे हैं किसी एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा। तो अप्लाइड स्ट्रेस की वजह से जो फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है डायमेंशंस में, किसमें, डायमेंशंस में, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब इस डायमेंशन के अंदर कौन कौन आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा। जब फेस शिफ्टिंग हो जी, जिसे हम टेंजेंशियल स्ट्रेन बोलते हैं, फेस शिफ्टिंग वाले केस को क्या बोलते हैं हम? टेंजेंशियल स्ट्रेस टेंजेंशियल स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक हुआ? तो अब इसी के ऊपर हमारे पास स्ट्रेन का फार्मूला देखिए क्या आ जाता है। स्ट्रेन, चेंज इन डायमेंशंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशंस, चेंज इन डायमेंशंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशंस। डायमेंशन में चाहे अगर आप लेंथ लेंगे तो ऊपर आ जाएगा चेंज इन लेंथ, नीचे आ जाएगा ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूम लेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? बोलिए। ठीक है, तो ये हमारे पास है जी स्ट्रेन। अब हम बात करेंगे स्ट्रेन के टाइप्स। अच्छा, इसमें एक यूनिट और डायमेंशंस की बात भी देख लेते हैं साथ ही। यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेन, यूनिट्स। अच्छा बताइए, अगर लेंथ में चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ है, तो ऊपर भी लेंथ का यूनिट, नीचे भी लेंथ का यूनिट, तो इसका यूनिट क्या बढ़ेगा? कुछ नहीं बढ़ेगा ना, यूनिट लेस हो जाएगा ना। मान लीजिए लेंथ बाय लेंथ है तो मीटर से मीटर कैंसिल कर देंगे तो यूनिट तो बचा नहीं, तो ये यूनिट लेस है। क्या ये डायमेंशन लेस भी है? यस, ये यूनिट लेस भी है और डायमेंशन लेस भी है। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि स्ट्रेन इज ए यूनिटलेस and dimensionless quantity. Strain is a unitless and dimensionless quantity. बोलो, कोई दिक्कत है? कोई डाउट है किसी बच्चे को? ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया स्ट्रेन। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती। आगे चलें, समझ आ रहा है सब बच्चों को ना? नहीं समझ आए तो आप पूछ सकते हैं कि जी ये पॉइंट मुझे नहीं समझ आया, दोबारा बताएं, तो हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे उसे। अभी हम बात करते हैं बेटे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की। किसकी बात करें? टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, हाँ जी। सबसे पहला है बच्चों लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का मतलब है बेटे लेंथ में चेंज आना। जब आपने स्ट्रेस लगाया तो उसकी वजह से कैसा चेंज आया? लेंथ में चेंज आया। भले ही लेंथ बढ़ा घटा वो एक अलग बात है, ठीक है। तो इस टाइप की स्ट्रेन को क्या कहेंगे हम? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो डेफिनेशन आप बच्चे खुद लिखेंगे, मैं आपको बता देता हूं। जो आपने अभी ऊपर डेफिनेशन लिखी स्ट्रेन की, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, उसकी जगह आप क्या लिखेंगे? चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। डायमेंशन जो वर्ड है उसे हटाकर उसकी जगह अगर हम क्या लगा दें? लेंथ लगा दें, तो वो डेफिनेशन किसकी बढ़ जाएगी बेटे? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की बढ़ जाएगी। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या चीज है? इट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, it is the fractional change in length of a body due to applied stress, of a body due to applied। अच्छा बताओ, यहाँ पर स्ट्रेस किस टाइप का लगाएंगे हम लेंथ में चेंज करने के लिए? नॉर्मल या टेंजेंशियल? नॉर्मल ही लगेगा। टेंजेंशियल की वजह से तो बताओ स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन नहीं आ सकता है। वहां पर कैसा स्ट्रेन आएगा? टेंजेंशियल ही स्ट्रेन आएगा। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का मैं डायरेक्टली फार्मूला लिख रहा हूं, आप बच्चों ने पहले डेफिनेशन लिखनी फिर फार्मूला लिखना है। क्लियर? तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय, बोलते जाओ साथ के साथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है जी। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन वी कैन रीराइट इट एज डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल क्या शो कर रहा है बेटा? चेंज इन लेंथ। और एल क्या शो कर रहा है? ओरिजिनल लेंथ। आप इसे डेल्टा एल को क्या लिख सकते हो? लेंथ फाइनल माइनस लेंथ इनिशियल। से यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो ऐसा शो कर सकते हैं, अदरवाइज डेल्टा एल बाय एल काफी है, सफिशिएंट है। एनी डाउट? नो। आगे चल। क्या ये भी यूनिटलेस है? क्या ये यूनिटलेस है? यस सर। क्या ये डायमेंशनलेस है? यस सर। डेफिनेटली है। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट कौन सा है बच्चों? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नेक्स्ट कौन सा है? वॉल्यूमेट्रिक।
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कोई बच्चा बताएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? बोलो शाबाश। एक तो ना हेजिटेट मत किया करो, जब दिमाग में आंसर है चेंज इन बाय, तो पूरा बोलना पड़ेगा ना। चलो दोबारा बोलो, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। क्या आप इसे फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम भी कह सकते हो? Yes, sir. क्या आप इसे रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम भी कह सकते हो? Yes, sir. क्या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो? डेफिनेशन तो अब आप लिख ही लेंगे, मुझे पता चल गया है। क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं फार्मूले को, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम? यस नो तो बोलना पड़ेगा ना। Yes, sir. ठीक है जी, तो फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हम इसे डेल्टा V डिवाइडेड बाय V लिख दें? Yes, sir. कोई दिक्कत किसी बच्चे को? No, sir. ठीक है जी, इसमें वॉल्यूम बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। इंक्रीज होगा तो प्लस लेंगे, डिक्रीज होगा तो माइनस लेंगे। कोई डाउट किसी बच्चे को? ठीक है जी, तो ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? यूनिटलेस। डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशनलेस। आगे बढ़े, चले नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला है बच्चों टेंजेंशियल स्ट्रेन। अगला क्या है? टेंजेंशियल स्ट्रेन। किसी बच्चे को ऐसे तो नहीं लग रहा कि हम बड़ा फास्ट चल रहे हैं? No, sir. लग रहा है तो बता दीजिएगा, फिर हम क्या करेंगे? हैं? फिर आपको नहीं लगने देंगे। टेंजेंशियल स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेन क्या है बेटे? जब हम टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाते हैं तब जो कल मैंने बताया था आपको कि अपर फेस शिफ्ट हो गया, मान लो, वैसे जरूरी नहीं कि अपर फेस ही हो, दीवार पे लटका देंगे तो इस प्रकार से शिफ्ट होगी डाउनवर्ड्स, ठीक है ना। तो जब टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाते हैं तो बॉडी की नॉर्मल डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता है, सिर्फ उसकी एक साइड जो है वो किसी एक अप्लाइड जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेन। कोई बुक है किसी बच्चे के पास जो काफी बड़ी दिखती हो, थोड़ी सी बड़ी हो मोटाई में? दिखाओ शाबाश। देखो, अब जैसे मान लीजिए कि ये अपने पास किताब है ना। अब आपने इन पेजेस के ऊपर ध्यान देना है। यहाँ से मैं इसे नीचे के हाथ की वजह से इसे फिक्स कर रहा हूँ ताकि उधर आगे ना भागे, और ऊपर की तरफ से फोर्स इधर लगा रहा हूँ। देखो कैसे आ रहा है इसमें स्ट्रेन। नीचे वाला फेस तो वही है और ऊपर वाला फेस शिफ्ट हो गया, हाँ या ना बोलो? ये वाला पोर्शन अगर आप देखेंगे तो आप क्लियरली समझ पाएंगे कि ऊपर वाले जो पेजेस है वो बुक के आगे की तरफ निकल रहे हैं और नीचे वाले पेजेस वहीं रह रहे हैं। सही है सर? तो ये कौन सा स्ट्रेस लगा रहा हूँ मैं इस पे? टेंजेंट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस लग रहा है और उसकी वजह से स्ट्रेन भी कैसा आ रहा है? टेंजेंशियल स्ट्रेन आ रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलो? तो ये टेंजेंशियल स्ट्रेन है। तो टेंजेंशियल स्ट्रेन को भी हम क्या लिखेंगे? व्हाट इट इज। ध्यान देना बच्चों, ये कोई क्यूब है, जैसे अभी हमने एक बुक को लिया, वो एक क्यूबॉइड था, ये तीनों हमारे पास डायरेक्शन होगी। अगर हमने इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, टेंजेंट की डायरेक्शन में, तो इसका ये वाला जो फेस है यहाँ आ गया, ये वाला फेस यहाँ आ गया, दिस फेस विल बी हियर एंड दिस फेस विल बी हियर, और ये जो क्यूब है वो हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, ऊपर फेस इधर शिफ्ट हो गया। तो ये जो यहाँ पर एंगल है हमारे पास, ये स्ट्रेन हमें दिखा रहा है, ये एंगल के अंदर स्ट्रेन दिखा रहा है कि कितना चेंज आया। अब जो कितना चेंज आया वो कैसे निकालेंगे? दिस टेंजेंशियल स्ट्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, और ये जो थीटा है ये कैसे निकालेंगे हम? टेंजेंट थीटा से। कैसे निकालेंगे बेटे? क्यों निकालेंगे टेंजेंट थीटा से? क्योंकि मैंने आपको बताया था फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल थीटा और टेंजेंट थीटा आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो थीटा की जगह क्या ले लें हम? टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पर ये थीटा क्या होगा बच्चे? ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। सही है सर? नो? इसी प्रकार ये भी तो उतना ही थीटा होगा, उतना ही तो होगा, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, सिमिलरली ये हो गया। क्लियर? तो टेंजेंट थीटा क्या होगा या थीटा क्या होगा यहाँ पर? ये आ जाएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस। अब ये क्या आया बेटे? ये भी तो लेंथ में चेंज आया ना। एक्चुअल में ये है कि कितने डिस्टेंस से कितनी लेंथ से फेस शिफ्ट हुआ है। एक्चुअल में लेंथ बढ़ा या घटा नहीं है, आपको ये पता चल रहा है कि कितना लेंथ उधर शिफ्टिंग हुई है। तो फिर हम इसे डेल्टा एल ही लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? तो ये हो गया डेल्टा एल, और ये है आपके पास, तो डेल्टा एल बाय एल आ जाएगा ये। अंडरस्टूड और नॉट? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो स्ट्रेन है वो एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तीन टाइप की स्ट्रेन की हमने बात करी, कौन कौन सी? बोलो बोलो।
लॉन्गिट्यूडिनल, वॉल्यूमेट्रिक, टेंजेंशियल। आगे बढ़े। क्या स्ट्रेन की कोई यूनिट और डायमेंशन होती है? क्या स्ट्रेस की कोई यूनिट और डायमेंशन होती है? स्ट्रेस कौन सी? स्ट्रेस की यूनिट बोलो शाबाश। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन बोलो m1 n minus 1 t minus। गुड। अब देखो अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं हुक्स लॉ। किसकी बात कर रहे हैं? हुक्स लॉ। या हम ये भी कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। कल की क्लास में हमने एक स्प्रिंग बैलेंस देखा था, है ना? जब आपने ये नोट किया कि स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर अगर हम नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हैं, सपोज करते हैं कि हमने यहाँ पर एक मास m हैंग किया। मास जब m हैंग किया तो इससे पहले सपोज ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी l, इसके बाद में इतना लेंथ बढ़ गया डेल्टा l। क्लियर हुआ? अब अगर आप इस मास को और ज्यादा बढ़ा देंगे, सपोज करते हैं कि हमने m की जगह 2m लगा दिया, तो फिर यहाँ पर कितना चेंज आ जाएगा लेंथ में? 2 डेल्टा l आ जाएगा। एक और डेल्टा l बढ़ जाएगा m मास हैंग करने के बाद। आप देखेंगे कि अगर हम एक और m हैंग करते हैं यहाँ पे, सपोज हम m की जगह 3m ले लेते हैं, तो ये जो चेंज आया वो 3 डेल्टा l है। अंडरस्टूड और नॉट? मेरे कहने का मतलब ये है बेटे कि जिस प्रकार से हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे चेंज ज्यादा होता जाएगा। I mean to say that stress, if we are increasing the amount of stress applied, then there will be increase in strain also. There will be increase in strain also. यानी किसी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेन आएगा, किसी बॉडी की डायमेंशंस में जो चेंज आएगा, वो इस बात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि उसके ऊपर स्ट्रेस कितना लगाया गया है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? स्ट्रेस कितना लगाया गया है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हुक्स लॉ यही कहता है, according to this law, strain produced in a body will be directly proportional to the stress applied within proportional limit। ये भी अभी आप बच्चों को क्लियर करूंगा मैं इस बात का मीनिंग क्या है। विदिन प्रोपोर्शनल लिमिट। According to this law, strain produced in a body will be directly proportional to stress applied within proportional limit। अभी थोड़ी देर में हम एक ग्राफ स्टडी करेंगे, उसमें मैं आपको प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब बताऊंगा। कम शब्दों में अगर अभी आप मीनिंग इसका सुनना चाहते हैं तो इसका मीनिंग ये है कि ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रेस लगाते रहे और उसमें स्ट्रेन आता रहेगा, तभी तो बॉडी टूटेगी भी ना। टूटेगी कि नहीं टूटेगी? मान लीजिए कि हमने स्ट्रेस लगाया, ये जो मास आप m 2m 3m 4m ऐसे बढ़ाते जाएंगे। अब इसको वापस हटाते हैं। जब हम m हटाएंगे तो हमने देखा कि m को हटाने के बाद वापस से इसकी ओरिजिनल लेंथ l हो गया। सपोज हमने 2m लगाया, फिर हटाया, फिर से इसका लेंथ l हो गया। 3m को लगाया, हटाया, फिर से इसका लेंथ l हो गया। एक तो ऐसी सिचुएशन आएगी ना जब हम मास हटाएंगे लेकिन लेंथ l नहीं होकर l से थोड़ा ज्यादा रह जाएगा, मतलब उसकी ओरिजिनल लेंथ में भी थोड़ा परमानेंट चेंज आ जाएगा। हाँ या ना बोलो बेटे? मान लेते हैं कि इसका ओरिजिनल लेंथ 10 सेंटीमीटर था, कई बार आपने अलग अलग मासेस लगाए और जब हटाए तो लेंथ 10 सेंटीमीटर ही रहा, लेकिन एक रेगुलरली आप बढ़ाते रहे, फिर आपने देखा कि एक ऐसी लिमिट आई जब आपने वो मास हटा दिया सारा तो लेंथ इसकी 10 की बजाय 10.2 सेंटीमीटर हो गई, यानी 0.2 सेंटीमीटर इसके अंदर परमानेंट सेट आ गया। वो अब वो उतना ही रहेगा, अब उसे आप 10 सेंटीमीटर नहीं कर सकते। बोलो बच्चे क्लियर है कि नहीं है? तो इसका मतलब बॉडी ने अपनी इलास्टिसिटी को लूज करना स्टार्ट कर दिया। अब आप फिर से अगर उसके ऊपर मास उतना ही लगाएंगे या उससे ज्यादा लगाएंगे तो फिर उसकी लेंथ, ये जो चेंज आया वो और ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? और मास आप बढ़ाएंगे, एक ऐसी भी स्टेट आएगी जब आप मास नहीं बढ़ाएंगे, लेंथ बढ़ती रहेगी और बाद में बॉडी टूट जाएगी। ऐसा ही तो होता है ना? ऐसा ही होना चाहिए कि कुछ और होना चाहिए? बताइए, अरे बताइए, ऐसा ही होना चाहिए कि कुछ और होना चाहिए? ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है,
तो इसका मतलब जब तक हम मास हटाते रहे और वो ओरिजिनल लेंथ में पहुंचता रहा वापस, तब तक उसकी वो प्रोपोर्शनल लिमिट है, तब तक वो उसकी क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट। और जब उसने ऐसा करना बंद कर दिया तो प्रोपोर्शनल लिमिट से बाहर चले गए। तो ये लॉ कब तक अप्लाई रहता है बच्चों, प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर तक रहता है। कब तक रहता है, प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर तक रहता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब जो हमने यहाँ पर लिखा है उसे कैसे लिख सकते हैं, और दैट इज स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब एक बात बताइए बच्चों, जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या लगता है, कांस्टेंट। तो क्या मैं प्रोपोर्शनल को हटा के और एक कांस्टेंट लगा दूं? क्या मैं यहाँ पर कांस्टेंट को एक बार सिर्फ कांस्टेंट लिख दूं, मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। नेक्स्ट स्टेप में स्ट्रेन को नीचे ले जाओ तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन क्या आ जाएगा बच्चों, कांस्टेंट। इसे आप हुक्स लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट कह सकते हैं। ये भी हुक्स लॉ की स्टेटमेंट बनती है। आप ये भी कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ध्यान से सुने पहले मेरी बात, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अप्लाइड ऑन ए बॉडी टू द मींस डिवाइडेड बाय टू द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन इट इज ए कांस्टेंट। हुक्स लॉ ये कहता है कि किसी बॉडी पर लगाया गया स्ट्रेस और उसमें आया हुआ स्ट्रेन का रेशियो कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। मुझे उम्मीद है आप बच्चों को समझ आई होगी। एक डेफिनेशन ये है, दूसरी आप मैथमेटिकल डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं बच्चों, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? इज देयर एनी डाउट? ठीक है, क्या आपने लिख लिया? अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। चलिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट और डायमेंशन बताइए। यूनिट बताओ पहले तो शाबाश। ऐसा यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऐसा यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक बार के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? ई से। तो ई का यूनिट बताइए बेटे। बोलो भाई, इतना क्या सोच रहे हो? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो स्ट्रेस का हो गया, डिवाइडेड बाय नो यूनिट्स, इसका कोई यूनिट है ही नहीं स्ट्रेन का, तो इसका भी यूनिट क्या हुआ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या यूनिट हुआ? इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैज सेम यूनिट्स, हैज सिमिलरली दे हैव सेम डायमेंशंस आल्सो, दे हैव सेम डायमेंशंस आल्सो। तो इसकी डायमेंशन भी वही होगी। कोई डाउट है किसी बच्चे को? पक्का? कल की क्लास में मैंने आप बच्चों को ये भी बताया था कि स्ट्रेस वाली सेम यूनिट प्रेशर की भी होती है। स्ट्रेस वाली सेम यूनिट, तो इससे आपको ये भी पता चलता है कि प्रेशर, स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऑल दीज हैविंग सेम यूनिट्स एंड सेम डायमेंशंस। क्लियर? कई बार छोटे नंबरों में ये भी आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ जाता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज व्हिच हैव द सेम डायमेंशंस या सेम यूनिट्स, 3-3 या 2-2 के सेट दे देते हैं, है ना। उसमें से देखना पड़ता है कि कौन सी की यूनिट और डायमेंशन सेम है। तो आप बच्चों को पता होना चाहिए, एक नंबर में भी पूछ लिया जाता है कई बार। चलिए ये बात थी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। टाइप्स ऑफ, इसके डायमेंशंस भी आ जाएंगे ना। वही स्ट्रेस वाली डायमेंशनल फार्मूला है, तो डायमेंशनल फार्मूला की जरूरत पड़ेगी तो हम लिख लेंगे। तो अब आगे क्या आ जाएगा बेटे? टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आज की हमारी ये क्लास लगभग खत्म होने वाली है, तो मैं आप बच्चों को एक बार हिंट दे देता हूँ कि कौन कौन से टाइप्स हैं, ताकि आप घर से एडवांस स्टडी करके आ सकें। ओके, इसका पहला टाइप होता है बेटे यंग्स मॉडुलस। पहला टाइप क्या होता है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस को y से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? y से। ये डेफिनेशंस और ये सारे आप लिख कर लाएंगे, मैं हिंट दूंगा आपको समझ आ जाएगा, बहुत आसान है। दूसरा होता है बच्चों बल्क मॉडुलस। दूसरा क्या होता है? बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को k से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? k से।
और तीसरा होता है बच्चों शियर मॉडुलस। तीसरा क्या होता है? शियर मॉडुलस। इसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं। और किस नाम से जानते हैं इसे? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के जी से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कुछ किताबें इसे नीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जी या फिर नीटा, हमें जो ठीक लगेगा हम यूज कर लेंगे। इसी प्रकार बल्क मॉडुलस को भी कई किताबों में बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल बी से। अब ध्यान से सुने प्यारे विद्यार्थी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका रेशो होता है? इसका मतलब ये तीनों भी किसका रेशो है? स्ट्रेस और स्ट्रेन। फिर अलग अलग क्यों है? इसका मतलब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन कौन सा है ये देखना है, बस इतनी सी तो बात है। हाँ या ना बोलो? जो यंग्स मॉडुलस है ना बेटे, इसमें स्ट्रेस आपके पास होगा नॉर्मल। कौन सा स्ट्रेस होगा? नॉर्मल स्ट्रेस लगाने से स्ट्रेन कौन सा आ सकता है जी? लॉन्गिट्यूडिनल। कौन सा स्ट्रेन आएगा? अब आप कहोगे नहीं सी लॉन्गिट्यूडिनल ही क्यों आ सकता है, वॉल्यूमेट्रिक भी आ सकता है, वो भी तो नॉर्मल स्ट्रेस लगाने से आता है। कहोगे कि नहीं कहोगे? कहो फिर, कहो। अरे ऐसे कहो कि नॉर्मल स्ट्रेस लगाने से सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन नहीं आता सर, वॉल्यूमेट्रिक भी आता है। तो कौन सा आता है? तो फिर बल्क मॉडुलस आ जाएगा। तो फिर कौन सा मॉडुलस आ जाएगा बच्चों? नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की जब हम बात करेंगे तो कौन सा मॉडुलस? बल्क मॉडुलस। अब आप कहेंगे जी नॉर्मली क्यों बात कर रहे हो आप? स्ट्रेस तो हम शियर स्ट्रेस भी ले सकते हैं, तो फिर शियर मॉडुलस आ जाएगा। ये किस किस का रेशियो है बच्चों? शियर स्ट्रेस का। स्ट्रेन भी सिर्फ शियर ही आता है ना, फिर शियर स्ट्रेस से नॉर्मल स्ट्रेन या परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला स्ट्रेन तो आता ही नहीं है, तो इसलिए शियर स्ट्रेस का शियर स्ट्रेन के साथ जो रेशियो है उसे क्या कहेंगे बेटे? शियर मॉडुलस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इन तीनों मॉडुलस के ऐसा यूनिट और डायमेंशंस बोलो, ऐसा यूनिट एंड डायमेंशंस आर सेम एज दैट ऑफ एनी। ये मॉडुलस वाला और स्ट्रेस वाला। क्लियर? कोई डाउट है किसी बच्चे को? इसके बारे में डिटेल स्टडी बाद में करेंगे, आज की क्लास में इतना ही।